हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गीतांजलि और मैं यहाँ आपसे आज डिस्कस करने आई हूँ सब इंस्पेक्टर का क्वेश्चन पेपर। इसका हम इकोनॉमिक्स सेक्शन डिस्कस करेंगे। इस पेपर का जो कोड था वह था 729। आगे बढ़ने से पहले हम एक पॉजिटिव कोट के साथ शुरुआत करेंगे, जो कि दुष्यंत कुमार द्वारा लिखी गई एक कोट है। कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, कैसे आकाश में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। अब आगे बढ़ने से पहले मैंने पिछली वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे थे, पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन था प्लान हॉलीडे से रिलेटेड। तो प्लान हॉलीडे का जो पीरियड है वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसका टाइम पीरियड है 1966 से 1969। अब जो ये प्लान हॉलीडे है इसका मतलब क्या होता है, मैंने आपसे ये पूछा था। तो हमारा जो प्लानिंग कमीशन है जिसकी स्थापना हुई थी 15 मार्च 1950 को, इसने हमारे देश के विकास के लिए एक पंचवर्षीय योजना का प्रतिपादन किया था। 5 ईयर प्लान एजेंडा को इसने प्रतिपादित किया था। तो प्लान हॉलीडे के समय हुआ क्या कि हमने जो ये 5 वर्ष की योजनाएं हैं इनको डिसकंटिन्यू कर दिया। तो इसीलिए इसे कहा जाता है प्लान हॉलीडे, मतलब प्लान की छुट्टी। अब ये प्लान हॉलीडे हमें अपनाना क्यों पड़ा, इसके रीज़न क्या थे? तो इसका सबसे बड़ा कारण था जो हमारा थर्ड 5 ईयर प्लान था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसकी अवधि क्या थी थर्ड 5 ईयर प्लान की। ये जो प्लान था वो फेल हो गया था। अब जो ये थर्ड 5 ईयर प्लान है ये फेल क्यों हुआ था? इसके कारण थे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध और भारत चीन का युद्ध। उस समय क्या था, भारत में सूखा पड़ा था। उस सूखे के कारण भी हमें जो हमारा प्लान था या 5 ईयर प्लान एजेंडा था उसको डिसकंटिन्यू करना पड़ा। अब क्वेश्चन आता है कि हमने कितनी बार जो प्लानिंग कमीशन योजना आयोग द्वारा प्रतिपादित 5 ईयर एजेंडा था उसको हमने कितनी बार डिसकंटिन्यू किया था? तो उसका सही जवाब है हमने 3 बार ऐसा किया था। वह कब कब किया था अब हम देखेंगे। तो पहली बार आपको पता चल गया, पहली बार हमने किया था 1966 से 1969, जिसको बोला जाता है प्लान हॉलीडे। दूसरी बार हमने किया था 1978 से 1980। इस प्लान को हम बोलते हैं गाडगिल योजना। इसको गाडगिल योजना इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डी.आर. गाडगिल। इन्होंने इस योजना का प्रतिपादन किया था, तो इसीलिए इसे कहा जाता है गाडगिल योजना। अब जैसे हमने इस पीरियड के रीज़न पढ़े कि किस वजह से हमें प्लान हॉलीडे अपनाना पड़ा, तो वैसा ही कुछ इस समय भी हुआ होगा। तो इस समय हमारे सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो पहली बार चेंज हुई थी। मतलब पहले कांग्रेस जो गवर्नमेंट थी वो सेंटर में थी, और 1978 एमरजेंसी के लगने के बाद ये गवर्नमेंट पहली बार चेंज हुई थी। तो इन्होंने 5 ईयर के बदले एनुअल प्लान को अपनाया था। उसके बाद हमारा 1991-1992 में हमारे 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू किया गया था। ऐसा उस समय क्यों किया गया आपको पता होगा। हमने 1991 में एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अपनाई थी। तो उस समय हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व इतना कम हो गया था कि हमारे पास 2 हफ्ते का भी तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। तो ऐसी सिचुएशन में 5 ईयर प्लान एजेंडा को फॉलो करना पॉसिबल नहीं था। इसीलिए उस समय
मैंने जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वह पूछा था एचडीआई से, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। मैंने आपसे पूछा था ये किसके द्वारा पब्लिश किया जाता है, तो यह पब्लिश किया जाता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, और ये पब्लिश किया जाता है 1990 से। ये किसके द्वारा डेवलप किया था? ये डेवलप किया था मुख्यतः दो इकोनॉमिस्ट, महबूब उल हक ये जो थे ये पाकिस्तानी इकोनॉमिस्ट थे, और अमर्त्य सेन ये हमारे इंडियन इकोनॉमिस्ट थे। अमर्त्य सेन के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है, ये हमारे एशिया के पहले इकोनॉमिक्स के नोबल लॉरिएट है, मतलब इनको एशिया में सबसे पहले इकोनॉमिक्स में नोबल प्राइज़ मिला था। कब मिला था वो? 1998 में। अब हम देखेंगे कि एचडीआई के कंपोनेंट या इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं, मतलब एचडीआई को हम जो बनाते हैं, एचडीआई का स्कोर जो हम बनाते हैं उसमें हम कौन कौन से इंडिकेटर को लेते हैं। तो पहला इंडिकेटर होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, कि हम एक आदमी औसतन कितने समय तक जीता है। जैसे हम अगर इंडिया की बात करें तो औसतन 65 वर्ष एक आदमी जीता है। दूसरा है हमारा एजुकेशनल अटेनमेंट, इसमें दो इंडिकेटर, एजुकेशनल अटेनमेंट जो है ये दो इंडिकेटर से, सब इंडिकेटर से मिलकर बनता है, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग और एक्सपेक्टेड ईयर ऑफ स्कूलिंग। और तीसरा कंपोनेंट एचडीआई का है जीएनपी पर कैपिटा। अब क्वेश्चन आता है कि एचडीआई में कौन से एवरेज का हम यूज़ करते हैं, तो इसमें यूज़ किया जाता है जियोमेट्रिक मीन का। अब ये जियोमेट्रिक मीन का हम इसमें यूज़ क्यों करते, अर्थमेटिक का क्यों नहीं करते, या हम हार्मोनिक मीन का यूज़ क्यों नहीं करते? तो इसका सही जवाब है कि जो हमारा जियोमेट्रिक मीन है ये हमारा जो आउटलायर होता है उससे सबसे कम प्रभावित होता है। अब ये आउटलायर क्या होता है? मान लो आपके पास एक सीरीज है जिसमें नंबर है 1 2 3 4 इस तरह से सीरीज, और बीच में आपके पास सडनली आ जाती है 1000 की फिगर, तो ये क्या है, इसकी एवरेज पूरी चेंज कर देगा। तो ये अगर इस तरह की कोई वैल्यू आता है, ये जियोमेट्रिक मीन जो है इसको इग्नोर कर देता है, इसीलिए हम एचडीआई के कैलकुलेशन में जियोमेट्रिक मीन का यूज़ करते हैं। और हमारा एचडीआई की वैल्यू होती है 0 से 1 के बीच में। अगर हमारा 1 है एचडीआई, इसका मतलब एचडीआई स्कोर हमारा बहुत अच्छा है। इंडिया की जो रैंक थी 2022 में एचडीआई में वो थी 132, उससे पहले हमारी रैंक थी 131, उससे पहले हमारी रैंक थी 130, मतलब इंडिया की रैंक दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। ये जो रैंक गिरी है ये तो कोविड की वजह से भी गिरी है। ये इस बार जो एचडीआई आया है उसमें लगभग सभी कंट्री का एचडीआई स्कोर कम हुआ है। अब इसी तरह का एक इंडेक्स होता है PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। ये भी मेजर करता है किसी देश के डेवलपमेंट को। इसमें और एचडीआई में डिफरेंस यह है कि इसमें जीएनपी पर कैपिटा की जगह हम इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का यूज़ करते हैं। मतलब यह, मैंने अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मैंने पूछा था कि इसकी स्थापना किस ऑर्गेनाइजेशन की जगह पे हुई है और इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये जो WTO है इसकी स्थापना हुई थी गेट की जगह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। और WTO कब बना था? 1 जनवरी 1995 को। अब गेट कब बना था? गेट की स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 1947 को। अब हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सेक्शन ऑफ पोस्ट कोड 7 to 9। इसका पहला क्वेश्चन है, एज आउटपुट इंक्रीजेस एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ता है औसत निश्चित लागत या कहें हम औसत स्थिर लागत में किस तरह से परिवर्तन आता है यह आपको बताना है। तो इसका पहला ऑप्शन है इंक्रीज, देन फॉल, रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो अब आपको पता होना चाहिए ये एवरेज
फिक्स्ड कॉस्ट का कॉन्सेप्ट कहाँ से अराइज हुआ है। हमारी जो कॉस्ट होती है वो मुख्यतः होती है तीन प्रकार की: टोटल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट। कुल लागत, स्थिर सीमांत लागत, औसत लागत। इनको भी हम आगे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, एक होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये जो एमसी होती है ये वेरिएबल कॉस्ट ही होती है, फिक्स्ड कॉस्ट की कोई एमसी नहीं होती। और जो एवरेज कॉस्ट है इसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, जैसे कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, सॉरी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है। मान लीजिए आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं और उस वस्तु का उत्पादन करने के लिए आपने किसी साइट को रेंट पे लिया है और उस रेंट का जो आप किराया देते हैं वह फिक्स होता है। चाहे आप एक गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, चाहे आप दो गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो वह फिक्स्ड होता है, इसीलिए इसे कहा जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ये पहली इकाई के लिए भी 10 ही होगा, दूसरी इकाई के लिए भी 10 होगा, हम यह मान के यहाँ चल रहे हैं। दूसरा है वेरिएबल कॉस्ट। ये इसमें इंक्लूड करते हैं हम जैसे रॉ मटेरियल। मान लो आप किसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, आप जूस बना रहे हैं सेब का। अब आपने जूस बनाने के लिए जो सेब खरीदा, वो जो आपने कॉस्ट दी वो कहलाएगी आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ये आपको तभी देनी पड़ेगी जब आप प्रोडक्शन कर रहे होंगे। ये जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपको तब भी देनी पड़ेगी जब आप प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं। जैसे कि कोविड जब आया था तो सभी को किराया देना पड़ा था, तो ये हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का हिस्सा है। अब जो ये मार्जिनल कॉस्ट होता है, मार्जिनल कॉस्ट, आपने पहली इकाई का उत्पादन किया, आपकी कॉस्ट थी 10 रुपये। आपने दूसरी इकाई का उत्पादन किया, आपकी कॉस्ट हो गई 20 रुपये। अब इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आपका एमसी कहलाएगा। मतलब अगली इकाई को उत्पादन करने के लिए जो आपको अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है वह होता है हमारा सीमांत लागत। और अब देखेंगे हम एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट मतलब औसत लागत। ये क्या होता है, पर यूनिट कॉस्ट, प्रति इकाई लागत। ये हमारी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से बनती है। अब जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, जो कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, ये क्या होती है, जैसे जैसे आप अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करते जाएंगे ये घटती जाती है। ऐसा क्यों होता है इसको हम थोड़ी देर से देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट की शेप कैसी होती है, मतलब ये किस तरह से आउटपुट के साथ बिहेव करती है। तो ये पहले घटती है, फिर स्थिर होती है और फिर एक पीरियड के बाद बढ़ना शुरू हो जाती है। मतलब एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का अगर आप शेप पूछेंगे तो ये यू शेप होता है। अब हम देखेंगे एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बातचीत कि ये कैसे बिहेव करती है। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट को निकालने के लिए हमें चाहिए तीन चीज़ें। एक तो हमारे पास हम कितनी गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम 3 गुड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, 1 2 3, और हमारा टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे हमने इसके टाइप पढ़े थे ना, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट, तो ये हमेशा फिक्स रहती है। हम चाहे जितनी भी, अगर यहाँ 3 की जगह 10 भी हो जाता तब भी ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट 10 ही रहनी थी। तो हम मान लो हम आउटपुट बना रहे हैं यहाँ पे पहली, यहाँ पे 1 इकाई का आउटपुट बना रहे हैं, यहाँ 2, यहाँ 3। तो अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे निकलेगी, आउटपुट डिवाइडेड बाय जितनी हम गुड को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये 10/1 इज इक्वल टू 10, 10/2 इज इक्वल टू 5, 10/3 इज इक्वल टू 3.3। तो हमने क्या देखा कि जैसे जैसे आउटपुट बढ़ रहा है तो हमारा जो जैसे जैसे हमारा आउटपुट बढ़ रहा है, यहाँ पे हमारे पास OX एक्सिस पे आउटपुट है और यहाँ पे कॉस्ट है। जैसे पहली इकाई में हमारा टोटल कॉस्ट मान लीजिए ये था, फिर हमारा आउटपुट बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, तो ये क्या हो गया, हमारा टोटल कॉस्ट कम हो गया। तो
इससे आपको। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अ सिचुएशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर गुड इज टर्म्ड एज। समान वस्तुओं का उत्पादन करने वाली बड़ी संख्या में फर्मों की स्थिति को क्या कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन जो है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, बस इसका जो वर्डिंग थी वो अलग थी, मतलब दिस क्वेश्चन इज रिपीटेड क्वेश्चन। यहाँ पे पिछली वीडियो में हमने जो शब्द पढ़ा था वह था सजातीय उत्पाद। सजातीय उत्पाद, होमोजीनियस प्रोडक्ट। हमने पढ़ा था कि होमोजीनियस प्रोडक्ट इज़ अ फीचर ऑफ विच मार्केट, तो वह था परफेक्ट कंपटीशन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे विक्रेता, बायर और बहुत सारे सेलर होते हैं, और वो क्या करते हैं, होमोजीनियस गुड का प्रोडक्शन करते हैं या बेचते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री इन इंडिया इज। भारत में पूंजी गहन उद्योग का सबसे अच्छा उदाहरण है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, कपड़ा उद्योग, स्टील इंडस्ट्री, इस्पात उद्योग, टूरिज्म इंडस्ट्री एंड स्पेयर गुड इंडस्ट्री। तो इसका सही जवाब है स्टील इंडस्ट्री। हमारा जो इस्पात उद्योग है इसमें हम सबसे ज़्यादा पूंजी कैपिटल इंटेंसिव गुड का यूज़ करते हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन इकोनॉमी इज़ एन कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कम्युनिस्ट इकोनॉमी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का एग्जाम्पल हम देख सकते हैं यूएसए। अब कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की फीचर क्या है, इसमें हम जो प्रोडक्शन का जो स्वामित्व है वह होता है प्राइवेट एंटिटी के पास। प्राइवेट जो लोग हैं उनको पूर्ण फ्रीडम होती है, पूरा अधिकार होता है कि वह प्रोडक्शन या बोले हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को परफॉर्म कर सके। कम्युनिस्ट इकोनॉमी जैसे हमारा चाइना हो गया, चाइना में क्या होता है कि जो प्रोडक्शन एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो स्वामित्व है वह होता है गवर्नमेंट के पास। इसमें स्वामित्व होता है गवर्नमेंट के पास। इसकी सही डेफिनेशन हम सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, यहाँ पे इस अगर हम इन टाइप की बात करें तो ऐसी इंडिपेंडेंट इकोनॉमी का कोई टाइप नहीं होता है। फिर आता है हमारा अगला टाइप मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्या होता है, ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट का कम्बिनेशन होता है। इसमें कुछ चीज़ें प्राइवेट एंटिटी के पास होती हैं और कुछ चीज़ें गवर्नमेंट के पास होती है। तो इंडिया वर्तमान समय में थोड़ी कैपिटलिस्ट है, थोड़ी सोशलिस्ट है, और मतलब कम्बिनेशन है इसका, इसीलिए इसका सही जवाब है मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारा अगला क्वेश्चन है द गुड विच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइज आर कॉल्ड। ये जो क्वेश्चन है ये प्योर इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। हमने इकोनॉमिक्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है हमें, लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी, कि हमारी जब प्राइस बढ़ जाती है तो हमारी जो क्वांटिटी है वह घट जाती है। ये देखिए ये अपोजिट डायरेक्शन हो रहा है ना, इसीलिए ये कैसा हो गया, नेगेटिव रिलेशनशिप। तो गिवन गुड्स जो होती है हमारी, वे ऐसी गुड होती है जिस पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड का काम ना करने का मतलब है कि अगर इसकी प्राइस बढ़ती है तो इसकी क्वांटिटी भी बढ़ती है। तो इसीलिए कि जब यहाँ पे पूछा है कि ऐसी कौन सी गुड्स हैं जिनकी प्राइस अगर बढ़े तो पीपल उसको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तो वह है गिवन गुड। अब ऐसा वो क्यों करते हैं, ये जो गिवन गुड है ये एक टाइप है इन्फीरियर गुड का। और इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक आदमी है और वो दो गुड का कंजम्पशन करता है ए एंड बी। अब मान लो उसके पास 100 रुपये हैं, एक वह राइस खरीदता है जो कि नॉर्मल गुड है और एक वह बाजरा खरीदता है जो कि गिवन गुड है।
अब इसकी प्राइस है 10 रुपये केजी। तो वह अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मान लीजिए 5 किलो प्राइस खरीदता है, तो इसका वह टोटल अपनी इनकम का 50 रुपये राइस में खर्च करता है। अब इसका प्राइस भी है 10 रुपये और इसको भी वह 5 केजी खर्च करता है और इसमें भी वह 50 रुपये इनिशियली खर्च करता है। अब क्या होता है, इस जो ये वाला कम्बिनेशन है, इससे उसको पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाती है, मतलब वह अपना पेट भरने के सक्षम होता है इस सिचुएशन में। अब मान लीजिए अगर उसकी इनकम तो सेम रही और बाजरा की प्राइस बढ़ गई, यह हो गया 20, तो उसको अपने पेट भरने के लिए कम से कम बाजरा 5 केजी तो खाना ही पड़ेगा। तो अब वह उसका टोटल पैसा इसमें सारा खर्च हो गया। तो इस तरह से हमने देखा कि बाजरा की प्राइस बढ़ने से उसका कंजम्पशन जो है वो बढ़ गया। तो ये केस किसका है, गिवन गुड का। जबकि नॉर्मल गुड में होता क्या है कि जब प्राइस बढ़ती है तो हमारा जो क्वांटिटी डिमांडेड है वह कम हो जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन अ पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी। इस क्वेश्चन की जो आंसर दिया गया है वह है इंक्रीजेज, बट इसका जो सही जवाब होना चाहिए वो होना चाहिए डिक्रीजेज। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारे देश में इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल किया जाता है आरबीआई के द्वारा। आरबीआई क्या करता है, जैसे आजकल के समय में इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो आरबीआई क्या कर रहा है, रेपो रेट बढ़ा रहा है, बैंक रेट को इंक्रीज कर रहा है, मतलब मनी सप्लाई को रिड्यूस कर रहा है। इसी तरह से अगर हमारा पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन है, प्राइस राइज है, तो हमारा मनी सप्लाई क्या होगा, वो रिड्यूस होगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट इनकम कमेटी वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर। प्रथम आय समिति की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे पीसी महालनोबिस। पीसी महालनोबिस को हम जानते हैं, हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसका मॉडल जो था वो बेस था पीसी महालनोबिस के मॉडल पर। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारा सेकंड 5 ईयर प्लान है वह किस मॉडल पर आधारित था, तो वो था पीसी महालनोबिस से। अब आपको बताना है कि हमारा जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था वो किस मॉडल के आधार पर आधारित था। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, रेमेडी फाइनेंस इज डन बाय। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो हमारा आरबीआई है ये रेगुलेट करता है किसको, मनी सप्लाई को। अगर हमारे पास इन्फ्लेशन ज़्यादा है तो क्या करेगा, वो मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देगा। हमारे पास डिफ्लेशन है, अब स्फीति है, तो मनी सप्लाई को इंक्रीज कर देगा। तो इसीलिए रेमेडी फाइनेंस कौन रेगुलेट करता है, वह करता है आरबीआई। अब ऑप्शन अगला है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपने इसकी मुझे स्थापना बतानी है कब हुई थी। नाबार्ड की स्थापना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। एक होता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, हमने पढ़ा था प्लानिंग कमीशन के बारे में, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 15 मार्च 1950 को। तो जो ये प्लानिंग कमीशन प्लान बनाता था उसको अप्रूव करने का काम कौन करता था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 6 अगस्त 1952 को। एनडीसी की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन द सिग्निया ऑफ आरबीआई। मतलब जो आरबीआई है हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा सेंट्रल बैंक जो है, उसका जो लोगो है, इंसिग्निया का मतलब है लोगो, उस पे
क्या होता है? लायन, टाइगर, पैंथर, एलिफेंट। तो आपको मैं दिखाती हूँ, इस तरह का लोगो होता है आरबीआई का। तो ये देखिए हमारे पास कौन होता है इसमें? टाइगर। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ये पेड़ है ये कौन सा पेड़ है, तो ये है हमारा जैतून का पेड़, जिसको बोलते हैं पाम ऑयल, सॉरी पाम ट्री। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है विच इज़ अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर? ग्रांट एंड एड, इरिगेशन एक्सपेंडिचर, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, डेट सर्विसेज। तो अब आपका जो गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम विभाजित करते हैं एक्सपेंडिचर ऑन जनरल सर्विसेज एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट इज सोशल सर्विसेज एक्सपेंडिचर, सामाजिक सेवाओं पर व्यय। फिर होता है इकोनॉमिक सर्विस एक्सपेंडिचर। फिर होता है ग्रांट इन एड, GIA। जो जनरल सर्विसेज एक्सपेंडिचर होता है, इसमें क्या होता है? मेनली सैलरी होती है, जो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए जो खर्चा किया जाता है वह इंक्लूड होता है जनरल सर्विसेज में। सोशल सर्विसेज जैसे आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर हो गया, एजुकेशन एक्सपेंडिचर हो गया, वह आता है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में। फिर आता है आपका इकोनॉमिक सर्विस, जैसे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, आपके इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए जो जो फैसिलिटी सरकार देती है उसके लिए एक्सपेंडिचर जो करती है वह होता है इकोनॉमिक सर्विसेज एक्सपेंडिचर। ग्रांट एंड एड से लोकल बॉडीज़ को जो ग्रांट दी जाती है वह होता है ग्रांट एंड एड का एक्सपेंडिचर। जो ये जनरल सर्विसेज का एक्सपेंडिचर होता है इसमें भी एक हिस्सा होता है ग्रांट एंड एड का, तो इसीलिए यह हो गया नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इरिगेशन एक्सपेंडिचर आता है हमारा इकोनॉमिक सर्विसेज में, मतलब डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इज अ सबमिशन ऑफ सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर प्लस इकोनॉमिक सेक्टर एक्सपेंडिचर। जो हमारा डेट सर्विसेज है ये आता है हमारा जनरल सर्विसेज एक्सपेंडिचर में। तो इसका सही जवाब क्या हुआ? इरिगेशन एक्सपेंडिचर इज़ अ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। अगर आपसे पूछे कि हमारा नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर इसमें क्या होगा, तो वो आएगा डेट सर्विसेज, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, ग्रांट एंड एड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बिगेस्ट टैक्स पेइंग सेक्टर इन इंडिया? भारत में सबसे बड़ा कर देने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो वह है हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसको हम बोलते हैं ना कॉरपोरेट टैक्स। वो हमारा नेशनल इनकम में सबसे ज़्यादा हिस्सा रखता है। 2022 का जो इकोनॉमिक सर्वे था उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा था गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। इसकी स्थापना ये कब लाया गया था आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। और उसके बाद जो हिस्सा था इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स, ये दोनों बराबर थे। इसका हिस्सा GST का हिस्सा था 29% और इनकम टैक्स और कॉरपोरेशन टैक्स का इन दोनों का हिस्सा था 25%। तो इसका सही जवाब हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन फॉरेन कंट्री एट अ प्राइस बिलो देयर डोमेस्टिक सेलिंग प्राइस इज कॉल्ड। किसी देश में उनके घरेलू बिक्री मूल्य से कम कीमत पर सामान को बेचने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन आर डिप्लोमेसी, कूटनीति, डंपिंग, राशिपातन। इसको हिंदी में कहा जाता है राशिपातन, डबल प्राइसिंग, दोहरी कीमत और नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है डंपिंग, राशिपातन। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए जो चाइना है ये मुख्यतः चाइना के द्वारा किया जाता है। चाइना अपने देश में एक मान लो बिस्किट बनाता है, उसको अपने देश में वह बेचता है 10 रुपये में। इसमें क्या इंक्लूड करता है? वो इसकी कॉस्ट इंक्लूड करता है, उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करता है। जबकि वो इंडिया में उसी बिस्किट को लाता है तो वह बेचता है इसको मान लो 8 रुपये में। इसमें सिर्फ वो कवर करता है उसकी कॉस्ट ही। तो इसमें क्या हुआ कि दूसरे देश में अपने देश से सस्ते में गुड को बेचना, किसी वस्तु को बेचना, तो
चाइना ऐसा क्यों करता है, वो उसकी जो पॉलिसी है उसको बोलते हैं बेगर द नेबर, पड़ोसी को भिखारी बना दो। तो ये हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है या एमएसएमई है, इनको बर्बाद करने के लिए ऐसी टेक्निक को फॉलो करता है। तो अब आपको इसका सही जवाब अच्छे से याद हो गया होगा कि जब इस तरह से कोई प्रैक्टिस की जाती है कि अपने देश में किसी वस्तु को महंगी कीमत पे बेचा जाता है और दूसरे देश में उसी गुड को सस्ते में बेचा जाता है, तो वह होता है डंपिंग, कि जो गुड है उनको दूसरे देश में फेंक के आना। अगला क्वेश्चन है, द एक्साइज ड्यूटी इज लिवाइड ऑन, उत्पाद शुल्क लगाया जाता है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड, प्रोडक्शन ऑफ गुड आउटसाइड द कंट्री, सेल ऑफ गुड एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड। जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट पर टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी। जो सेल्स ऑफ गुड पे टैक्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेल्स टैक्स। तो ऑप्शन बच गया एक, प्रोडक्शन ऑफ गुड आउटसाइड द कंट्री। वैसे जो एक्साइज ड्यूटी होता है वह लगता है प्रोडक्शन ऑफ गुड, अब इसमें आउटसाइड द कंट्री है तो यही हमारा बेस्ट ऑप्शन होगा। पर आप ये बात याद रखिए कि जो एक्साइज ड्यूटी है वह लगता है प्रोडक्शन ऑफ गुड पे। हमारा अगला क्वेश्चन, प्लान हॉलीडे वॉज डिक्लेयर्ड आफ्टर विच 5 ईयर प्लान। ये देखिए, ये क्वेश्चन भी पिछले पेपर से आया है जिसका कोड था 584। ये मैंने वहाँ पे भी डिस्कस किया था और आज भी डिस्कस किया है। तो जो प्लान हॉलीडे है ये कब हमने अपनाया था, किस 5 ईयर प्लान में अपनाया था, किसके बाद अपनाया गया था, ये यहाँ यह पूछ रहा है। तो ये था तीसरा, क्योंकि जो हमारा तीसरा 5 ईयर प्लान था वह फेल हो चुका था, इसीलिए हमने प्लान हॉलीडे अपनाया था जिसका पीरियड था 1966 से 1969। हमारा अगला क्वेश्चन है, निफ्टी इज एसोसिएटेड विद कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई, बीएसई इंडेक्स, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, एनएससी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स, और नन ऑफ द अबव। तो निफ्टी का जो संबंध है वह है नेशनल स्टॉक इंडेक्स से। ये जो निफ्टी है ये एक तरह से इंडेक्स का काम करता है, या बोलेंगे हम वॉच डॉग की तरह काम करता है। ये हमें बताता है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में जो 50 कंपनी रजिस्टर्ड है वे कैसा परफॉर्म कर रही है, उसका इंडेक्स होता है निफ्टी। अब अगर यहाँ आपके पास होता वर्ड सेंसेक्स, तो सेंसेक्स इज एसोसिएटेड विद, तो सेंसेक्स किसका इंडेक्स है, वह है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स। ये बताता है 30 कंपनी जो कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है उनका परफॉर्मेंस कैसा है वो दिखाया जाता है किसके द्वारा, सेंसेक्स के द्वारा। अब मुझे आप बताएंगे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में पुराना कौन सा है। जो हमारा सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इन्फ्लेशन मेजर करने के काम आता है। ये बताता है कि उपभोक्ताओं को जो एंड में गुड्स मिलती है वह किस इन्फ्लेशन पे मिल रही है, इन्फ्लेशन घट रही है, उपभोक्ताओं को जो वस्तु है सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है, उसका जो हमारे को नॉलेज देता है वह देता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कैपिटल सेक्टर या कैपिटल मार्केट इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय, तो उसका सही जवाब था सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो जो हमारे पेपर में है वह क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, सम टाइम हो भी जाते हैं पर ज़्यादातर टॉपिक रिपीट होते हैं। तो इसमें पूछा था इंश्योरेंस सेक्टर इज़ रेगुलेटेड बाय, तो मैंने पिछली वीडियो में ही आपसे डिस्कस कर दिया था कि इंश्योरेंस सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है, वह करता है IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1999 में। किसने रिकमेंडेशन दी थी इसकी स्थापना की, मल्होत्रा कमेटी ने। हमारा RBI आपको पता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स वर क्रिएटेड बाय
विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए हैं? क्वेश्चन ऑप्शन है IBRD, ADB, IMF, WTO। तो इसका सही जवाब है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्वेश्चन भी ये भी टॉपिक रिपीट हुआ है, पिछली बार भी कुछ ऐसा क्वेश्चन था जिसमें IMF ऑप्शन था। तो स्पेशल ड्राइंग राइट की स्थापना है वह कब हुई थी? SDR, इसे कहा जाता है SDR की स्थापना हुई थी 1969 में। हमारा अगला क्वेश्चन है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड इज लोकेटेड एट, तो ये है हमारा मुंबई में। हु जनरली प्रेजेंट फाइनेंस बजट इन इंडियन पार्लियामेंट? RBI गवर्नर, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नन ऑफ दीज। तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा इकोनॉमिक्स से भी रिलेटेड है और पॉलिटी में भी कवर होता है। तो जो AFS है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये आप बताएंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में आता है, विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू AFS। और जो हमारा फाइनेंस बजट है वह पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, जो कि आजकल है निर्मला सीतारमन। आपको बताना है RBI के गवर्नर वर्तमान में कौन है, वह कौन से नंबर के गवर्नर है। तो अब आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।